श्री राम जय जय राम। नमस्कार साथियों, भाइयों और बहनों, मैं हूं कमलकांत और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में, जिसका नाम है नवोदय विज्ञान बाय के सर। भाइयों और बहनों, इस चैनल के माध्यम से हम आज एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जो विज्ञान का एक अभूतपूर्व सिद्धांत है, या हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा सभी सजीव जो हैं वो इस धरती पर अपना जीवन यापन करते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या सूक्ष्म जीव हों या फिर जीवित प्राणी, जिसमें हम कीट पतंगों से लेकर बड़े बड़े जंतुओं की बात करते हैं, जिसमें जंगली जानवर, शेर, हाथी और मानव भी शामिल है। तो मित्रों, जब हम बात करते हैं शीर्षक की, तो उस शीर्षक का नाम है श्वसन या रेस्पिरेशन। ये जो चैप्टर जो 11th क्लास की एनसीईआरटी में दिया गया है, टेक्स्ट बुक में दिया गया है, वो पादपों में श्वसन के नाम से दिया गया है। लेकिन ये श्वसन की जो यहाँ पर प्रक्रिया या जो प्रणाली प्रक्रम चर्चा किया जाएगा, वो एग्जैक्टली पादपों में नहीं, सभी सजीवों पर लागू होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सजीव जगत के सभी प्राणियों को या सभी जीवों को अपनी डेली रूटीन की, दैनिक जीवन की क्रियाएं करने के लिए कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि सजीव है और सजीव अपने शरीर से जो भी क्रिया या हम कह सकते हैं कार्य करेगा, उसके लिए किसकी जरूरत होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब वो ऊर्जा के द्वारा ही अपना कार्य करता है, और इस ऊर्जा के लिए जो है उसका स्रोत जो है वो होता है पोषण, जिसे हमें कई बार भोजन भी कहते हैं और अंग्रेजी में हमें उसे न्यूट्रिशन कहा जाता है। पोषण के आधार पर अगर हम देखते हैं तो मेनली मुख्य रूप से इस धरती पर 3 प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे प्रकाश संश्लेषण वाले शीर्षक में, पहली श्रेणी जो सबसे पहले है वो है स्वपोषी, ऑटोट्रॉप्स। और स्वपोषी का मतलब क्या है कि ये अपना भोजन जो है स्वयं संश्लेषण करते हैं, और जो संश्लेषण की प्रणाली है, जैसे कि पादपों में हमने प्रकाश संश्लेषण कर दिया है, उस प्रणाली में ये जो है वो कार्बोहाइड्रेट, वसा या प्रोटीन जैसे कार्बनिक यौगिक बनाते हैं, और उन कार्बनिक यौगिकों के द्वारा ही इनको ऊर्जा मिलती है। कैसे मिलती है, इसी की चर्चा हम इस शीर्षक में आगे करेंगे। दूसरी जो श्रेणी आती है उन्हें कहा जाता है विषमपोषी। विषमपोषी का मतलब है हेटेरोट्रॉप्स। और हेटेरोट्रॉप्स जो है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, खुद संश्लेषण नहीं करते हैं, तो इसका प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो विषमपोषी होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं, मतलब स्वपोषी जीवों पर निर्भर होते हैं। जैसे कि हम बात करेंगे, जो शाकाहारी प्राणी है, शाकाहारी जीव है, वो पादपों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं, डायरेक्टली निर्भर होते हैं। वो सीधे सीधे पेड़ पौधों से ही अन्न, भोजन, फल, सब्जी वगैरह लेकर अपना पोषण प्राप्त करते हैं, जिससे उनको ऊर्जा मिलती है। और दूसरी कैटेगरी में जो हम देखते हैं वो कीटाहारी, कीड़े मकोड़े खाने वाले या मांसाहारी जीव है। वो भी अगर देखा जाए गहराई से तो वो अप्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं। तो इन दोनों श्रेणियों को, शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, उनको हम विषमपोषी मानते हैं, और ये किसी न किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पेड़ पौधों पर ही भोजन के लिए निर्भर करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मांसाहारी जीवों में हम शेर को कंसिडर करते हैं, लेकिन एक शेर भी अपने भोजन के लिए हिरण या बकरी या खरगोश जैसे शाकाहारी जानवरों पर निर्भर करता है। तो उन शाकाहारी जानवरों को पोषण क्योंकि पादपों से मिलता है, इसलिए हम ऐसा मान सकते हैं कि एक स्टेप फॉरवर्ड या एक स्टेप बैकवर्ड देखने पर मांसाहारी जीव भी जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से ही सही
लेकिन निर्भर किस पर होते हैं? पादपों पर निर्भर होते हैं। तीसरी श्रेणी की जो हम बात कर रहे हैं, उस तीसरी श्रेणी में जो है आते हैं वो आते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी जो है, ये नाम सुनने में आपको अटपटा लगेगा, लेकिन ये बात सच है। क्यों? क्योंकि इस धरती पर कई ऐसे जीव हैं जिन्हें मैं नीचे बता रहा हूँ, विशेष रूप से जिनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। और सूक्ष्म जीव में एक कैटेगरी आती है जीवाणु, और दूसरी कैटेगरी में हम मानते हैं कवक को, जिन्हें कई बार फंजाई या फंगस भी कहा जाता है। जीवाणु और कवक मित्रों ऐसी श्रेणियां हैं जो सूक्ष्म जीव श्रेणी में आते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। और ये सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं बरसात के मौसम में कई बार जो भी किसी जंतु का मल होता है, या पुरानी लकड़ियां, या पुराना कोई भी खाद्य पदार्थ होता है, वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। उस पर सूक्ष्म जीवों की, जीवाणुओं की और कवक की वृद्धि होने लगती है, और ये उन सूक्ष्म जीवों का अपना एक पोषण का तरीका होता है, सड़े गले मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करना। इसीलिए इस तीसरी श्रेणी में को कहा जाता है मृतोपजीवी, और इसको अंग्रेजी में कहा जाता है सैप्रोट्रोप्स। मृतोपजीवियों को ही क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? सैप्रोट्रोप्स कहा जाता है। तो इस तरीके से इस पूरे सजीव जगत में 3 श्रेणियों में या 3 तरीकों से भोजन प्राप्त करने की, पोषण प्राप्त करने की विधा है, प्रक्रिया है। और ये पोषण जो है वो एग्जैक्टली किसके लिए देखा जा रहा है? ऊर्जा के लिए ये सारा खेल हो रहा है। अब एग्जैक्टली होता क्या है? ऊर्जा कैसे मिलती है? कि कोई भी जो पोषक पदार्थ होता है, कोई भी जो पोषक पदार्थ होता है, उस पोषक पदार्थ को, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट भी मान सकते हैं, वसा माने या प्रोटीन माने, वो पोषक पदार्थ एग्जैक्टली किसी न किसी प्रकार का जैव अणु होता है। और ये जैव अणु जो है वो एक तरीके का कार्बनिक यौगिक होता है। कार्बन तत्व से बने हुए यौगिक होते हैं, जिसमें कुछ अन्य तत्वों का भी समायोजन होता है। उन जैव अणुओं को हम पोषक पदार्थ मानते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो या प्रोटीन हो। ये पोषक पदार्थ जो है वो किस तरीके से ऊर्जा देते हैं, इसको हम शॉर्ट में देखते हैं। तो पोषक पदार्थ जो है वो किसी भी कोशिका में जो कोशिका द्रव्य होता है, उपाप चयन के दौरान ऑक्सीकरण के द्वारा, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण के द्वारा एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे सभी जीवों को ऊर्जा मिलती है। और इस प्रक्रिया में जो है CO2 सह उत्पाद के रूप में कार्य करता है। अब चूंकि हम यहाँ पर ऑक्सीकरण की बात कर रहे हैं, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया जो है वो ऑक्सीजन की सहायता से होगी। तो कहने का मतलब है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कोशिका में, सभी जीवों की कोशिका में, क्योंकि सारे जीव सजीव जो हैं उनकी सबसे छोटी संरचना कोशिका होती है, तो उस कोशिका के कोशिका द्रव्य में उपाप चयन प्रक्रियाएं होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, और उनमें से ही ऑक्सीकरण वाली जो प्रक्रिया होती है उस दौरान एटीपी के रूप में ऊर्जा पैदा होती है, और CO2 जो है वो सह उत्पाद के रूप में, बाय प्रोडक्ट के रूप में, न चाहते हुए भी बनता है, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड्स जो है वो टूट जाते हैं। और इसको हम एक सिंपल रिएक्शन से यहाँ पर समझ सकते हैं, जिसे मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जैसे कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है C6H12O6, और जब इसका ऑक्सीकरण होता है, उसमें कई मल्टीपल स्टेप्स काम करते हैं, तो फाइनली 6 CO2 के मॉलिक्यूल, 6 H2O के मॉलिक्यूल, और साथ में ऊर्जा निकलती है। और इस ऊर्जा की अगर हम वैल्यू की बात करें, तो ये वैल्यू लगभग 686 किलो कैलोरी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बदले में यहाँ पर हमें प्राप्त होती है।
तो यही हम बात कर रहे थे कि एग्जैक्टली श्वसन क्या होता है। श्वसन जो है वो केवल सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया नहीं है। श्वसन जो है वो एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया है जो सभी जीवों में संपन्न होती है। वो चाहे प्लांट्स हो, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे कवक हो, चाहे जीवाणु हो। और उसमें होता क्या है, क्रिया करने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो पोषक पदार्थों के माध्यम से मिलती है। और किसी भी कैटेगरी का लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो स्वपोषी हो, चाहे वो विषमपोषी हो, चाहे वो मृतोपजीवी हो, तरीका एक ही होता है श्वसन का। वो क्या होता है कि जो भी पोषक पदार्थ है, चाहे खुद के बनाए हुए हो, चाहे बाहर से कहीं से लिए हुए हो, वो जीवाणु जो होते हैं वो कार्बनिक यौगिक के रूप में होते हैं। और कोशिका द्रव्य में उपाप चयन के दौरान ऑक्सीकरण उनका होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस पूरी प्रोसीजर को ही कोशिकीय श्वसन कहा जाता है। इस पूरी प्रणाली को कोशिकीय अंतः श्वसन कहा जाता है। और यही साइंटिफिकली, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक रेस्पिरेशन या श्वसन की प्रक्रिया होती है जो सभी जीवों पर लागू होती है। ताजुब की बात यह है कि कई बार छोटी क्लास के बच्चे ऐसे क्वेश्चन मुझसे भी कई बार पूछ चुके हैं कि प्लांट्स में तो हमेशा ही ऑक्सीजन पैदा करने की क्षमता होती है और वो CO2 को ग्रहण करते रहते हैं, और प्राणियों में, जंतुओं में उल्टा होता है कि वो हमेशा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते रहते हैं। कहने का मतलब जंतु और पादप जो है वो गैसों के मामले में एक दूसरे से विपरीत व्यवहार करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रकाश संश्लेषण एक अलग प्रक्रिया है, एक अलग उपाप चयन प्रक्रिया है, उसकी अलग कंडीशन होती है, उसकी अलग जगह होती है। जैसे हम बात कर रहे थे, हरित लवक होता है, और उस प्रक्रिया में O2 जो है वो जल के विघटन से प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है, और CO2 जो है उसको काम में लिया जाता है। मतलब CO2 पेड़ पौधे खुद अवशोषित करते हैं वायुमंडल से। लेकिन अगर हम श्वसन की बात करते हैं तो चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सभी के लिए एक ही प्रोटोकॉल होता है कि जो भी जीवाणु है उनका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण का मतलब है कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़े जाते हैं। तोड़े कैसे जाते हैं? जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स जो है, 6 कार्बन के अणु जो हैं, परमाणु जो हैं वो काम में आते हैं। तो एक एक कार्बन को उपाप चयन के दौरान, ऑक्सीकरण के दौरान तोड़ा जाता है और सबके साथ ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है। और इस तरीके से ही 6 कार्बन के लिए 6 CO2 बदले में बनते हैं। और ये जब बॉन्ड टूटता है तो उस प्रक्रिया में ही क्या होती है, यहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है। उसी ऊर्जा को हमने यहाँ पर 686 किलो कैलोरी के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो ये था आज के शीर्षक का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम बढ़ते हैं आगे। श्वसन की प्रक्रिया की जो हम बात कर रहे थे, उस प्रक्रिया में जितने भी भोजन के पदार्थ, इनको हम पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं, वो पोषक तत्व जब इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व होते हैं तो उनका एक नाम रखा जाता है और उनको कहा जाता है श्वसनी क्रियाधार, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स। मतलब श्वसन की क्रिया का आधार। क्योंकि अगर भोजन नहीं होगा, पोषण नहीं होगा, जैव अणु पर्याप्त नहीं होंगे तो ऊर्जा भी पर्याप्त मात्रा में नहीं बन पाएगी। जैसा कि हम सब लोग फील करते हैं, अगर किसी को भोजन पर्याप्त नहीं मिलता है तो उसकी शरीर में कुछ भी कार्य करने की ऊर्जा या क्षमता जो है नहीं होती है, या वो लगातार कम होती जाती है। तो श्वसन में भाग लेने वाले जो भी कार्बनिक यौगिक हैं उनको क्या कहा जाता है? श्वसनी क्रियाधार कहा जाता है।
अंग्रेजी में उसको हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। और ये श्वसनीय क्रियाधार जो होते हैं वो ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं, वो एग्जैक्टली क्या हैं, ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनके ऑक्सीकरण से ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। और वो ऊर्जा किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में उत्पन्न होती है। और ये कार्बनिक यौगिक जिनकी हम बात कर रहे थे उनका अगर उदाहरण देखते हैं तो सबसे पहले ऊर्जा उत्पन्न करने के मामले में पहला नाम जो आता है वो आता है कार्बोहाइड्रेट्स का। कार्बोहाइड्रेट्स हम सभी जानते हैं हमारे अनाजों में पाए जाते हैं, जिन्हें सामान्यतः कई बार शर्करा या कई बार बहुलक के रूप में मंड के नाम से भी जाना जाता है। अगर हमारे पोषण में कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त है तो सबसे पहले ऊर्जा बनाने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का ही प्रयोग किया जा रहा है। मैं उसी सीक्वेंस में यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। दूसरा जो है वो है वसा, जिसे अंग्रेजी में लिपिड भी कहा जाता है। और इसके मामले में हम जानते हैं जैसे हमारे यहाँ पर घी और तेल जैसे प्रोडक्ट होते हैं वो वसा के स्रोत के रूप में होते हैं। ये भी ऊर्जा का बहुत अच्छा स्रोत है। सर्दियों के दिनों में जो लड्डू बनाए जाते हैं एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करने के लिए, वो इसी का उदाहरण है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से मिलने वाली एनर्जी जो है वो सर्दियों में कम पड़ जाती है, क्योंकि सर्दियों में बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ही बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है या बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो केवल कार्बोहाइड्रेट से वहां काम नहीं चलता है, तो उसके अलावा हमें वसा के स्रोत की तरफ बढ़ना पड़ता है। जैसे घी के लड्डू बनाते हैं या मूंगफली बहुत ज्यादा खाते हैं या तिल से संबंधित गज्जक वगैरह कोई भी प्रोडक्ट हम खाते हैं। कहने का मतलब है कि हम दूसरा श्वसनीय क्रियाधार भी ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम में लेते हैं। लेकिन अगर ये दोनों शरीर में मौजूद नहीं हो किसी कारण से, तो तीसरा श्वसनीय क्रियाधार जो है बाय डिफॉल्ट हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि उसमें प्रोटीन का नंबर लगने लगता है। और ये प्रोटीन जनरली तीसरे नंबर पर आता है। और अगर इसको देखा जाए ध्यान से तो कोई भी भूख हड़ताल जैसे अन्ना हजारे ने की थी जब केजरीवाल जी मंत्री बने थे, या फिर हम उसको किस नाम से जानते हैं, अनशन के नाम से जानते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान जब व्यक्ति कई दिनों तक भोजन नहीं करता है तो उस समय ऊर्जा बनाने के लिए मजबूरन, जब कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं है तो मजबूरन प्रोटीन जो है वो ऊर्जा के स्रोत के रूप में या श्वसनीय क्रियाधार के रूप में काम में लिया जाता है। इसके अलावा भी और छोटे मोटे यौगिक हैं जिन्हें हम श्वसनीय क्रियाधार में कंसीडर करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये तीन श्वसनीय क्रियाधार जो हैं वो शामिल होते हैं सभी सजीवों में ऊर्जा प्रणाली में एटीपी जैसी ऊर्जा को बनाते हैं। उनमें से भी सबसे मेन हम किसको कंसीडर कर रहे हैं, पहले नंबर पर हम कार्बोहाइड्रेट को देख रहे हैं और दूसरे नंबर पर हम देख रहे हैं वसा को। अब जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि प्राणियों में CO2 जो है केवल CO2 ही छोड़ी जाती है, ऑक्सीजन ली जाती है, क्योंकि वहां पर केवल श्वसन की प्रक्रिया होती है। जबकि पादपों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए तो CO2 ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन प्रकाशिक अभिक्रिया में उत्पन्न करते हैं। जबकि अगर हम श्वसन की बात करें तो पादपों में भी श्वसन के लिए सेम यही प्रक्रिया होती है कि उनके शरीर में जो भी कार्बनिक यौगिक हैं उनका ऑक्सीकरण किया जाता है, मतलब वो भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन को लेते हैं। अब किस तरीके से लेते हैं इसको हम आगे समझते हैं, कुछ डायग्राम्स की हेल्प से समझेंगे ये, और एक दो स्ट्रक्चर्स, एक दो संरचनाएं जो पादपों में पाई जाती है उनके द्वारा हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम पादपों में श्वसन की बात करते हैं तो पादप भी क्या करते हैं, ऑक्सीकरण के लिए, किसके ऑक्सीकरण के लिए, जिनकी श्वसनीय क्रियाधारों की हम बात कर रहे थे, तो उनमें भी क्या होता है, ऑक्सीकरण के लिए पत्तियों में उपस्थित
विशेष एक संरचना होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोमेटा। या तने व शाखाओं में रंध्र की तरह ही एक और संरचना होती है जिसे हम कहते हैं वात रंध्र। वात का मतलब हवा, रंध्र का मतलब छिद्र। ये भी ऐसा ही सिमिलर होता है, जिसको लेंटिकल कहा जाता है, लेंटिकल्स कहा जाता है। तो ये पत्तियों में पाए जाते हैं हरी संरचनाओं में, और ये तने और शाखाओं में पाए जाते हैं वात रंध्र। तो रंध्र और वात रंध्र द्वारा पर्यावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब है कि जिस तरीके से हम अपनी नाक से श्वास लेते हैं और फेफड़ों में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, उसी तरीके से पेड़ पौधे भी उनकी पत्तियों में पाए जाने वाले रंध्रों की सहायता से और तने या शाखाओं में पाए जाने वाले वात रंध्रों की सहायता से ऑक्सीजन एक्वायर करते हैं। इन दोनों स्ट्रक्चर्स का हम डायग्राम देख के आराम से समझ सकते हैं, जो मैं आपको स्क्रीन पर यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहले जो हम देख रहे हैं ये एक वात रंध्र का डायग्राम है। इसको मैं स्क्रीन पे थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। ये वात रंध्र का डायग्राम एग्जैक्टली जो है वो कुछ इस तरीके से आप देखोगे कि यहाँ पर देखो वाइट वाइट स्पॉट्स, डॉट डॉट्स दिख रहे हैं एक तने की शाखा पर। जैसा कि आपने कई बार पेड़ों पर देखा होगा, ऐसे सफेद सफेद धब्बे से होते हैं। अगर इसको हम माइक्रोस्कोप से इन डिटेल देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप अगली इमेज देखिए, वो कुछ इस तरीके से होती है। ये ग्रीन कलर की जो लेयर दिखती है ये एक तने की या उसकी शाखा की सबसे बाहर वाली परत है, और ये उसके नीचे वाली परत है, और इसी तरीके से अंदर वाली परत है। लेकिन ये बाहर वाली परत जो है वो एक हिस्से पर थोड़ी सी टूटी हुई है, और ये जो आप गैप देख रहे हैं, इन गैप्स के द्वारा जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, ऑक्सीजन या CO2 के मॉलिक्यूल्स हैं, वो यहाँ से आ जा सकते हैं। तो वात रंध्र की संरचना ध्यान से देखिए कुछ इस तरीके से होती है। उसमें क्या होता है कि कुछ छिद्र युक्त संरचना होती है, मतलब यहाँ पर ये जो लेयर है ऊपर वाली ये थोड़ी टूटी हुई है, मतलब छेद सा बना हुआ है, और इसके माध्यम से पर्यावरण से गैसों का आराम से आदान प्रदान संभव हो सकता है, और इसको कहते हैं हम वात रंध्र। दूसरे हम बात कर रहे हैं रंध्र की, स्टोमेटा की, जिसको अगर आप देखोगे तो वो कुछ इस तरीके का होता है कि अगर हम किसी भी पत्ती के एक छोटे से एरिया को लेकर, छोटे से टुकड़े को लेकर माइक्रोस्कोप से जूम करके देखते हैं तो उसमें कुछ इस तरीके से हमको स्ट्रक्चर या उसकी ग्राफिक्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ये जो डिब्बे डिब्बे हम देख रहे हैं ये कुछ कोशिकाएं हैं, और ये जो काजू की आकृति के, केशू या काजू की शेप की जो आकृति आप देख रहे हो, या जो से हम नारंगी की स्लाइसेज या नारंगी की जो टुकड़े होते हैं उनकी तरह जो स्ट्रक्चर यहाँ देख पा रहे हैं, इसी का नाम क्या है, इसी का नाम स्टोमेटा या रंध्र है। डायग्राम में हमको दो कंडीशन में ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर। एक तो क्लोज स्टोमेटा है, मतलब ये बंद है, इस समय ये गैसों का आदान प्रदान नहीं कर पा रहा है अच्छे से, और पड़ोस वाली सेल्स में से कुछ चीजें आ रही जा रही है। लेकिन दूसरा वाला जो ये देख रहे हैं ये एक ओपन स्टोमेटा है, और इसमें से आराम से देखो ये बीच वाली जगह ओपन है, तो कुछ गैसेज जो है वो यहाँ पर आ जा सकती है, और श्वसन के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जो है वो आराम से आती है। और इस प्रोसेस को और आगे समझने के लिए हमें कुछ स्टेप्स देखने होंगे, जिसकी सहायता से हम इस श्वसन वाली प्रक्रिया को और अच्छे से ढंग से समझ पाएंगे। अब मैं ये डायग्राम हटाने जा रहा हूँ, वापस से हम बोर्ड पर फोकस करते हैं और समझते हैं कि श्वसन होता क्या है। श्वसन जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है, वो एक मल्टी स्टेप प्रोग्राम है। मल्टी स्टेप का मतलब है कि एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, बहुत सारी स्टेप्स उसमें होती है, बहुचरणीय, धीमी, बहुत सारी स्टेप्स होती है इसलिए बहुचरणीय लिखा है।
धीमी मतलब स्लो स्पीड से होती है। धीमी उपापचयन अभिक्रियाओं का प्रक्रम होता है। मतलब ये कोई एक रिएक्शन नहीं है, एक स्टेप नहीं है, बहुत सारी स्टेप जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। और इसमें होता क्या है, O2 की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अभी हम बात करेंगे कुछ जीव अवायवीय दशाओं में भी श्वसन करते हैं, मतलब उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, लेकिन अधिकतर जो है या प्लांट्स जो हैं वो O2 की उपस्थिति में ही हमेशा श्वसन करते हैं। तो O2 की उपस्थिति में कार्बनिक यौगिकों का या कार्बनिक यौगिकों के कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होते हैं, आबंधों को तोड़ा जाता है और CO2 व H2O का उत्पादन होता है एवं इस दौरान भारी मात्रा में ऊर्जा, और ये ऊर्जा किस रूप में बनती है, प्रकाश संश्लेषण में हम देख चुके हैं, एटीपी के रूप में बनती है। ऊर्जा का निर्माण होता है या ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्वसन बोलते हैं। अगर हम इस प्रोसेस को इन डिटेल एक सेल के लेवल पर देखना चाह रहे हैं तो हमें एक डायग्राम के माध्यम से समझना होगा कि किस तरीके से ये प्रक्रिया संपन्न होती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक सेल बनाकर ये रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि किस तरीके से एक सेल में, एक कोशिका में ये सारा प्रक्रम होता है। जैसे माना कि एक ये जो मैं गोला बना रहा हूँ ये एक कोशिका है, और इस कोशिका की ये सबसे बाहर वाली जो परत है जो फंक्शनल है वो है ये कोशिका झिल्ली। हम पादप कोशिकाओं में देखते हैं तो झिल्ली के बाहर भी एक और मजबूत आवरण होता है, मजबूत है लेकिन फिर भी मैं इसको डैश डैश बना रहा हूँ समय बचाने के लिए। एक मजबूत कठोर आवरण होता है जिसको क्या कहा जाता है, भित्ति कहा जाता है या सेल वॉल कहा जाता है। इस सेल वॉल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ झिल्ली की, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। उस मेम्ब्रेन के जरिए, क्योंकि भित्ति तो नॉन लिविंग होती है, उसमें कोई जीवन जैसी या कुछ अनुभव करने जैसी संवेदनाएं नहीं होती है, उसको मृत संरचना माना जाता है। लेकिन झिल्ली जो है वो तो जीवन का आधार है। इसकी हम बाद में कभी बात करेंगे, जीवन की उत्पत्ति के विषय में जब चर्चा होगी। तो इस झिल्ली के माध्यम से सबसे पहले क्या होता है, कोई भी क्रियाधार, जैसे कि हमने सबसे सरल क्रियाधार जो है वो ग्लूकोज को कंसीडर किया है, पुस्तकों में भी इसी की चर्चा ज्यादा होती है। जैसे ही झिल्ली के द्वारा एक विशेष प्रोटीन, वाहक प्रोटीन के द्वारा ग्लूकोज जो है वो एंटर करता है, और ग्लूकोज वाला जो वाहक प्रोटीन होता है उसको स्पेशली ग्लूट कहा जाता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहा जाता है। और जैसे ही ये ग्लूकोज अंदर आता है तो यहाँ पर ये प्रक्रिया शुरू होती है। प्रक्रिया जो शुरू होती है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे 8-10 स्टेप होते हैं, और इसी अंदर वाली जगह में, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, कोशिका द्रव्य में, कुछ एंजाइमों की सहायता से, किसकी सहायता से, एंजाइमों की सहायता से या एंजाइमों के द्वारा लगभग 10 अभिक्रियाओं से, कितनी अभिक्रियाओं से, लगभग 10 अभिक्रियाओं द्वारा ग्लूकोज से फाइनली एक प्रोडक्ट बनाया जाता है जिसका नाम है पायरुवेट, या उसको कई बार पायरुविक अम्ल या पायरुविक एसिड भी कहा जाता है। ग्लूकोज जो है वो एक 6 कार्बन का अणु होता है, लेकिन जब उसका श्वसन होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है, तो उस दौरान पायरुवेट नाम का मॉलिक्यूल बनता है, और ये 3 कार्बन का होता है। इसलिए हमें यहाँ पर ऐसा देखना होता है
कि जो भी पायरुवेट के अणु बनते हैं एक ग्लूकोज से उनकी संख्या दुगनी होती है, क्योंकि यहाँ पर 6 कार्बन है, यहाँ पर 3 ही कार्बन है, तो इनकी संख्या या बैलेंस संतुलन जब होगा जब एक ग्लूकोज की प्रक्रिया से 2 पायरुवेट के अणु बनेंगे। ये पायरुवेट जो है वो भविष्य में अलग अलग सजीवों में, अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग तरीके से आगे की प्रक्रिया में भाग लेता है और उसके द्वारा फाइनली ऊर्जा का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में भी थोड़ी बहुत ऊर्जा यहाँ पर बनती है, लेकिन वो पूरी तरह जो है वो उसके नेक्स्ट स्टेप में हो पाती है। तो ये सबसे पहला जो स्टेप यहाँ पर हम देख रहे हैं, जहां पर ग्लूकोज से पायरुवेट का निर्माण हो रहा है, तो इसको श्वसन का प्रथम चरण माना जाता है, जो दुनिया की सभी कोशिकाओं में संपन्न होता है, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, चाहे वो प्लांट हो, पादप हो, चाहे वो जंतु हो, कवक हो, कोई भी सजीव हो। सबसे पहले ग्लूकोज का श्वसन ऊर्जा बनाने के लिए जिस प्रक्रिया से होता है उसको ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। ये एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसमें ग्लाइको का मतलब होता है शर्करा या सुगर, और लाइसिस जो शब्द है, लाइसिस का मतलब होता है तोड़ना या टूटना, या और अच्छी भाषा में बोलते हैं तो उसको हम बोलेंगे अपघटन। कहने का मतलब है शर्करा को तोड़ने की प्रक्रिया है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस बोल रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, और सिंपल प्रोसेस में छोटी छोटी लगभग 10 स्टेप्स होती है। हर स्टेप में अलग अलग एंजाइम इन्वॉल्व होता है। एक बार के लिए तो बच्चे देखते ही इसको डर जाते हैं, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा आप अगर कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करोगे तो श्वसन की पूरी प्रक्रिया जो है वो खुद ब खुद आपके माइंड में सेव हो जाएगी। तो जैसे मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोज से। तो ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। इसको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है इसी की जैसी एक दूसरी शर्करा में। ओके, उससे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे। ग्लूकोज जो है उसके साथ में एक फॉस्फेट लगाया जाता है 6ठे नंबर के कार्बन पर, इसलिए उसका नाम हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इसका नाम हो जाता है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उसको बाद में कन्वर्ट किया जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में, और ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है उस पर एक बार और फॉस्फेट लगा दिया जाता है, तो उसका नाम हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6। 2 फॉस्फेट है तो उसको लिख दिया जाता है बिसफॉस्फेट। ये देखो यहाँ पर हम 3 स्टेप की केवल बात करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये जो पहला चरण है जिसमें ग्लूकोज पर 6 फॉस्फेट लगा हुआ है 6ठे कार्बन पर, उसके लिए फॉस्फेट का दान देने वाले, जो ग्लूकोज के पास फॉस्फेट आया है 6ठे कार्बन पर, उसका दान देने वाले हमेशा फॉस्फेट का दान जो है वो एक ही अंकल देते हैं, उनका नाम है एटीपी अंकल। और एटीपी अंकल जब फॉस्फेट का दान देते हैं तो बेचारे के पास ट्राईफॉस्फेट 3 फॉस्फेट से डाईफॉस्फेट मतलब 2 ही फॉस्फेट रह जाते हैं, क्योंकि एक इन्होंने काम में ले लिया। उसी तरीके से यहाँ पर फिर अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर फिर से एक फॉस्फेट एक्स्ट्रा हो रहा है, 2 जगह फॉस्फेट जोड़ा जा रहा है, मतलब एक पहले जुड़ा हुआ था, एक फिर से जोड़ रहे हैं। तो फिर से वही डायलॉग है कि फॉस्फेट का डोनेशन या दान जो है वो एटीपी अंकल ही हमेशा देते हैं। तो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जहां जहां भी फॉस्फेट लग रहा है वहां पर एटीपी जो है वो फॉस्फेट का डोनेशन दे रहा है। दूसरी बात है कि जब भी फॉस्फेट लगाया जाता है तो उसके लिए एक एंजाइम होता है, उसको कहा जाता है काइनेज। अब ये काइनेज किस पर लगा रहे हैं, ग्लूकोज पे फॉस्फेट लगा रहे हैं। क्रियाधार के आधार पर एंजाइम का नाम हमेशा रखना होता है। जैव अणु वाले चैप्टर में, बायोमोलिक्यूल वाले चैप्टर में हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था, और उसके नामकरण या नोमेनक्लेचर के कुछ नियमों के बारे में पढ़ा था, जब हम बात कर रहे थे कि दुनिया में किसी भी एंजाइम का नाम जो है जिस क्रियाधार पर वो काम कर रहा है, जिस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसी के नाम पर उसका नाम रखा जाता है।
इसलिए इसका नाम ग्लूकोकाइनेज रखा जाता है। कई बार ग्लूकोकाइनेज की जगह आपको हेक्सोकाइनेज भी लिखा हुआ दिख सकता है, तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ग्लूको 6 कार्बन की शुगर है, हेक्सो का मतलब भी 6 होता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के अलावा और भी कई दूसरी शुगर्स है, जैसे अगली स्टेप में देखेंगे। ग्लूकोकाइनेज जो है उससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। अब ग्लूकोज भी 6 कार्बन का है और इससे आगे जो फ्रुक्टोज बन रहा है वो भी 6 कार्बन का है। लेकिन यहाँ पर जो एंजाइम काम आ रहा है वो क्या कर रहा है, 6 कार्बन का शर्करा ये है, 6 कार्बन की शर्करा ये है, लेकिन इनके रूप में कुछ फर्क होता है, इनके संरचना में थोड़ा फर्क होता है। तो एक तरीके से ये एक दूसरे के आइसोमर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर एंजाइम जो है उसका नाम रख दिया जाता है आइसोमरेज। ये देखो, एज जो वर्ड होता है वो एंजाइम के लिए होता है, एज जो प्रत्यय लगता है, सफिक्स जो लगता है वो एंजाइम के नाम के लिए होता है। ये है आइसोमरेज। उसके बाद हम देख रहे हैं फिर से फॉस्फेट जोड़ रहे हैं, तो इसका नाम होगा फोस्फो फ्रुक्टो, क्योंकि फॉस्फेट है यहाँ पर फ्रुक्टोज है, तो फोस्फो फ्रुक्टोकाइनेज। ये देखो तीसरा एंजाइम है। उसके बाद फ्रुक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है उसके आगे अभिक्रिया बढ़ती है और उससे आगे अभिक्रिया बढ़ने के बाद यहाँ पर एक नया प्रोडक्ट बनता है, उसका नाम है फोस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। मतलब यहाँ पर एक एल्डिहाइड का निर्माण हो रहा है, एक एल्डिहाइड बन रहा है और साथ ही साथ एक दूसरे एंजाइम की हेल्प से एल्डिहाइड के साथ साथ DHAP नाम का कीटोन यौगिक भी यहाँ पर बनता है, जिसका हम पूरा नाम यहाँ पर लिख सकते हैं डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। देखो कीटोन का टोन आ गया है, एसीटोन फॉस्फेट। ये दोनों जो हैं वो 3-3 कार्बन के कंपाउंड्स। देखो कुछ सिमिलर सा ही हो रहा है। ग्लूकोज था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया, फॉस्फेट ATP से लिया गया, एंजाइम का नाम हो गया ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट था, उसका दूसरा रूप फ्रुक्टोज के रूप में तैयार किया गया, एंजाइम का नाम हो गया आइसोमरेज। फिर इसमें एक फॉस्फेट जोड़ा गया तो फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज, और यहाँ पर जब इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर दिया गया तो यहाँ पर एंजाइम का नाम जो होने वाला है प्यारे बच्चों, वो एंजाइम का नाम हो जाएगा एल्डोलेज। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि यहाँ से इस पे क्या बनाया जा रहा है, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किया जा रहा है। तो हम बात कर रहे थे एल्डोलेज की। एल्डोलेज जो है वो कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड में और साथ में बनाता है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ये जो है वो दोनों 3-3 कार्बन के प्रोडक्ट है। कहने का मतलब है कि 6 कार्बन वाले ग्लूकोज से जो प्रोसेस शुरू हुई थी उसके बीच में लगभग 3 कार्बन वाले प्रोडक्ट बन गए। लेकिन बैलेंस देखने के लिए हमें ये समझना होगा कि ये सभी प्रोडक्ट्स इस आगे वाली प्रोसेस में जो है उनका नंबर यहाँ पर डबल होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि शुरुआत जो है वो ग्लूकोज से हुई है। कहने का मतलब यहाँ पर अगर फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बन रहा है तो उसके 2 अणु होंगे, 2 मॉलिक्यूल होंगे। अगर DHAP बन रहा है तो उसके भी 2 होंगे, या फिर दोनों का 1-1 होगा। तो ऑल ओवर 6 कार्बन हमें बैलेंस करने होंगे। फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड जो है उस पर डिहाइड्रोजनेज नाम का एंजाइम जो है वो काम करता है, और डिहाइड्रोजनेज जहां भी आता है वहां पर ध्यान रखना है हमें कि NADH का निर्माण होता है। डिहाइड्रोजनेज का मतलब है कि वो हाइड्रोजन जो है वो इस वाले प्रोडक्ट से हटाकर इसमें जोड़ रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर NADH बन रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं तो प्रोडक्ट बनता है 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट। ग्लिसरेट बन गया है, मतलब कार्बोक्सिलेट बन गया है। शर्करा से शुरुआत की थी, बीच में एल्डिहाइड और कीटोन बना दिया है, अब कार्बोक्सिलिक अम्ल बन चुकी है, COOH जिसको हम बोलते हैं वो बन चुकी है। तो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। शर्करा से 2-3 स्टेप में पहले एल्डिहाइड बनाना है
और एल्डिहाइड के बाद अगली स्टेप में क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला यौगिक बनेगा, कार्बोक्सिलेट बनेगा, जिसका नाम है 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट। इस पर फिर एक काइनेज एंजाइम काम करता है, और जैसे हम पहले बात कर रहे थे एटीपी से फॉस्फेट उधार ले रहे हैं, इस बार फॉस्फेट यहाँ से हटाया जा रहा है और वापस से एडीपी को दे रहे हैं, तो दोबारा से एटीपी का निर्माण हो रहा है, मतलब अपनी उधार चुका रहे हैं वापस फॉस्फेट। फिर 3-फोस्फोग्लिसरेट है, बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेप भी आती है जिसमें 2-फोस्फोग्लिसरेट आइसोमर बनता है, मतलब तीसरे कार्बन पर जो फॉस्फेट लगा हुआ है उसको दूसरे कार्बन पर चिपका दिया जाता है, बाकी सारा कॉम्बिनेशन एज इट इज रहता है। और उसी प्रोसेस के लगभग एक वाटर मोलिक्यूल रिलीज होता है यहाँ पे, और फाइनली फॉस्फोएनोल पायरुवेट बन जाता है। फॉस्फोएनोल पायरुवेट पे भी एनोलेज नाम का एंजाइम काम करता है, वो इसकी फॉस्फो को हटा देता है, मतलब एडीपी जो है उससे एटीपी बना देता है फॉस्फेट जोड़कर, और फाइनली जो प्रोडक्ट बन जाता है इस प्रक्रिया में वो हमारे पास बनता है पायरुवेट, जिसकी हम इस डायग्राम में बात कर रहे थे कि लगभग 10 स्टेप में जो है हमको फाइनली पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो ये ओवरऑल स्टेप जो है उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। इस पूरी प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस किया जाता है, कहा जाता है। इस प्रोसेस को बताने वाले साइंटिस्ट जो थे, जिन्होंने खोज की थी, पूरी प्रक्रम जिन्होंने पूरी स्टेप्स बताई थी, उनका नाम है एम्बेडन, मेयर और पारानस। इन 3 वैज्ञानिकों ने इस पूरी प्रक्रिया की खोज की थी, मतलब ये ग्लाइकोलाइसिस जो पथ है उसके खोज करता है, ग्लाइकोलाइसिस पथ के खोज करता है। इसलिए इस ग्लाइकोलाइसिस के पूरे प्रक्रम को, पूरे पथ को ईएमपी पथ भी कहा जाता है। ई फॉर एम्बेडन, एम फॉर मेयर एंड पी फॉर पारानस। इस तरीके से ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है। अब हमारे पास जो है एटीपी जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बनी है, ये हम कह सकते हैं कि जितनी बनी है उतनी लगभग खर्च भी हो चुकी है, बहुत ज्यादा ऊर्जा का उत्पादन नहीं हुआ है। और जैसा कि हम शुरुआत में बात कर रहे थे कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से हमें 6 CO2 बनाने थे, अभी तो एक भी नहीं बना है। इसका मतलब है कि श्वसन की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। लेकिन एक साथ हम सारी चीजों को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपस में मिक्स हो जाती है और कई बार हमें समझने में दिक्कत होती है, फिर रटने वाली सिचुएशन हो जाती है। रटना बिल्कुल भी नहीं है। आज की इस फर्स्ट वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। एक बार मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सबसे पहले कोशिका में जैसे ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज आने के साथ ही एक एंजाइम जो है उसका वेलकम करता है, जिसका नाम है ग्लूकोकाइनेज, या कई बार उसको हेक्सोकाइनेज भी बोलते हैं क्योंकि 6 कार्बन की शुगर है ग्लूकोज। और वो कैसे वेलकम करता है कि वो एक एटीपी से फॉस्फेट उधार लेकर ग्लूकोज के साथ में जोड़ देता है, जिससे ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है उस पर फिर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है आइसोमरेज, और आइसोमरेज जो है वो कन्वर्ट कर देता है उसको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में फिर एक काइनेज एंजाइम काम करता है, वो उसके पहले कार्बन पर एक और फॉस्फेट लगा देता है। पहले केवल 6ठे कार्बन पर था, अब नाम हो जाता है फ्रुक्टोज 1,6-बिस्फोस्फेट। इस बार फिर से जो फॉस्फेट लिया गया था वो किससे लिया गया था, एटीपी से लिया गया था। अगला एंजाइम जो आता है कोशिका द्रव्य में वो आता है एल्डोलेज, वो ग्लिसरॉल्डिहाइड बना देता है या एसीटोन बना देता है, डीएचएपी। उसके बाद डिहाइड्रोजनेज एंजाइम होता है, उससे एनएडीएच का प्रोडक्शन होता है, और जो ग्लिसरॉल्डिहाइड है वो ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है 1,3-बिस्फोस्फोग्लिसरेट। फिर एक काइनेज एंजाइम होता है, वो एटीपी का फॉर्मेशन करता है, एक फॉस्फेट यहाँ से हटा लेता है, ये वाला 3-फोस्फोग्लिसरेट बन जाता है। इससे भी फिर एक एंजाइम आता है, वो उसको 2-फोस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट देता है, और जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकलता है तो फॉस्फोएनोल पायरुवेट बनता है। उस पर एक एंजाइम काम करता है जिसका नाम है एनोलेज। एनोलेज भी क्या करता है, फॉस्फेट को हटा देता है, एडीपी से जोड़कर एटीपी बना देता है, और इस प्रकार फाइनली हमारे पास बन जाता है पायरुवेट या पायरुविक अम्ल या पायरुविक एसिड। इस पूरी प्रोसेस को और तरीके से समझने के लिए मैं आपसे डायग्राम शेयर कर रहा हूँ, उसमें थोड़ा और रंगीन अच्छे से दिखाया गया है। ये देखिए, ये इस तरीके से आप डायग्राम को समझ सकते हैं। ये देखिए, ये है ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस।
अंग्रेजी से बिल्कुल नहीं डरना है। 10 स्टेप्स हैं और उनके एंजाइम्स भी साथ में दिए हुए हैं। ये देखिए स्टेप 1 है, इसका एंजाइम हेक्सोकाइनेज है, वही सारे स्टेप है जो अपन बात कर रहे थे। स्टेप 2 है, उसका नाम है फोस्फोग्लूकोज आइसोमरेज। देखो आइसोमरेज की हम बात कर रहे थे। फिर उसके बाद फोस्फोफ्रुक्टोकाइनेज तीसरा एंजाइम है। चौथे स्टेप में आ रहा है एल्डोलेज। पांचवें स्टेप में आ रहा है आइसोमरेज। फिर छठे स्टेज में आ रहा है डीहाइड्रोजनेज। फिर सातवें स्टेप में आ रहा है काइनेज। फिर आठवें स्टेज में आ रहा है म्यूटेज, जो 3 फॉस्फेट फॉस्फोग्लिसरेट को 2 फॉस्फोग्लिसरेट में, इसलिए इसका नाम म्यूटेज दिया हुआ है। फिर उसके बाद आ रहा है एनोलेज, और एनोलेज के बाद फाइनली जो है पायरुवेट काइनेज आ रहा है। वो क्या कर रहा है, पायरुवेट का फॉर्मेशन कर रहा है। इस प्रकार से पूरी ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है वो लगभग 10 चरणों में संपन्न होती है। तो डियर फ्रेंड्स, ये था हमारे पादपों में श्वसन वाले भाग का या किसी भी सजीव कोशिका में श्वसन वाली भाग की प्रक्रिया का सबसे शुरुआती भाग। आगे की हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। उससे पहले मैं आपको फिर से याद दिलाना चाह रहा हूँ कि इस चैनल के माध्यम से जो हम विज्ञान का प्रचार प्रसार करने जा रहे हैं उसमें आप लोगों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। शायद आजकल आप लोग लगातार वीडियोस देख तो रहे हैं लेकिन उनको शेयर करना शायद भूल रहे हैं। तो आपसे मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको मैं याद दिला रहा हूँ कि आपको वीडियो अच्छे लगें तो उनको लाइक करना है। अगर आप उसमें कुछ कमी देखते हो या और कुछ उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी चाहते हो तो उसमें कमेंट करें, जिससे मैं आपका अगले वीडियो में और बेहतर जो है वो आपको चीज़ें शेयर कर सकूं और चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को ये हमारे चैनल की सूचना दीजिए, उनसे सब्सक्रिप्शन करवाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में पादपों में श्वसन का नेक्स्ट पार्ट, जिसमें हम बहुत ही खतरनाक तरीके से क्रेब साइकिल या क्रेब चक्र जैसी प्रक्रिया की चर्चा करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला वीडियो, क्योंकि लोग उससे बहुत डरते हैं, वो याद नहीं होता है। और हम यहाँ पर एक चुटकी में ऐसे चुटकी बजाने के साथ एक शॉर्ट ट्रिक में क्रेब चक्र जो है वो तुरंत लर्न कर लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।